गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। दोस्तों, मैं हूं समीर सर, आपका इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट टाइम क्विक रिवीजन का अगला सेगमेंट। ये दोस्तों, अभी चूँकि क्लास 12th का एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हमने स्टार्ट किया था इस सेगमेंट को, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 मार्क्स इंग्लिश सीखने वाले थे। दोस्तों, 100 मार्क्स इंग्लिश में जो 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं और उसमें जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से सीख रहे हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो है पार्ट 4B। जी दोस्तों, पार्ट 4B इसलिए क्योंकि पार्ट 4A में हम लोगों ने लेटर राइटिंग के स्किल को सीखा था, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग सीखा था। उसी स्किल के अंतर्गत आगे एप्लीकेशन राइटिंग की स्किल आती है। तो आज हम सीखने वाले हैं आर्ट ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। जी दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन में अथवा में पूछा जाता है एप्लीकेशन लिखना हो, या 4 नंबर के मेन क्वेश्चन में लेटर लिखने के लिए पूछा जाता है। आप दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग दोनों आर्ट सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में अच्छे ढंग से लेटर राइटिंग के आर्ट को सीखा, और इस पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग को सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन राइटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग विच इज रिटन टू मेक एन अपील और रिक्वेस्ट टू समवन। दोस्तों, आवेदन लेखन जो होता है वह भी पत्र लेखन का ही एक रूप होता है। जिस प्रकार हम लोग पत्र लिखते हैं उसी प्रकार हम लोग आवेदन भी लिखते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि आवेदन में किसी से कोई निवेदन किया जाता है या अनुरोध किया जाता है। जैसे हम किसी से कोई अपील करें, कोई रिक्वेस्ट करें, तो हमें एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमें अपने प्रचार से छुट्टी लेना है तो उनके लिए हमको आवेदन लिखना पड़ेगा। उनसे किसी चीज़ के लिए परमिशन लेना है तो आवेदन लिखना पड़ेगा। तो आवेदन लिखने में हम लोग किसी व्यक्ति से अपील या रिक्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपने डेफिनेशन क्लियर कर लिया। एप्लीकेशन राइटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग विच इज़ रिटेन टू मेक एन अपील और रिक्वेस्ट टू समवन। तो ये था एप्लीकेशन का डेफिनेशन। चलिए दोस्तों, देखते हैं एप्लीकेशन का आगे पार्ट्स कितने होते हैं, फॉर्मेट क्या क्या होता है, ये सारे देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो आगे देखते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो दिया गया है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग के 8 पार्ट होते हैं। दोस्तों, इन्हीं 8 पार्ट से मिलकर आपका एक एप्लीकेशन बनता है। तो हम लोग प्रत्येक पार्ट को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन राइटिंग बिल्कुल आसान होने वाला है। तो बहुत गौर से समझेंगे और सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे। पहला पार्ट एड्रेसी का होता है। जी दोस्तों, पहला पार्ट में एड्रेसी लिखना पड़ता है। एड्रेसी क्या होता है? तो जिसको हम आवेदन पत्र लिखते हैं उसको एड्रेसी कहा जाता है, यानी पत्र पाने वाला। तो इसको कहाँ लिखते हैं? एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन यू शुड एड्रेस द एड्रेसी विद एड्रेस। ये दोस्तों, एप्लीकेशन जिस पे लिखना होता है, जिस पेपर पे, उस पेपर के सबसे टॉप में हम लोग एड्रेसी को लिखते हैं, एड्रेस के साथ संबोधित करते हैं। जैसे आवेदन पत्र के शीर्ष पर, टॉप पर, पत्र पाने वाले को पते के साथ संबोधित करना होता है। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने क्लियर कर दिया है। सबसे पहले टॉप पर क्या लिखते हैं हम लोग? टू द प्रिंसिपल, ये आपके एड्रेस ही हो गए। सेंट पॉल एकेडमी, ये उसका एड्रेस, हाजीपुर वैशाली उसका एड्रेस हो गया। तो आप सबसे टॉप में अपने एप्लीकेशन के यही लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल को देना हो तो टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम और जगह का नाम बताना है। जैसे हिंदी में दिया गया है, टू का अर्थ सेवा में, द प्रिंसिपल प्रचार महोदय, सेंट पॉल एकेडमी, हाजीपुर वैशाली। दोस्तों, आई होप आपने समझ लिया कि सबसे पहला पार्ट जो एप्लीकेशन का होता है वो एड्रेसी का होता है, और उसे कहाँ लिखना है ये आपने जान लिया। देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट जो होता है एप्लीकेशन वो होता है डेट। ये दोस्तों, जब एड्रेसी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद डेट की बात आती है। तो डेट लिखना है जस्ट एड्रेसी के नीचे, यानी आफ्टर एड्रेसी यू शुड पुट द डेट इन द फॉर्मेट ऑफ डे, मंथ, ईयर। जी हाँ दोस्तों, दिनांक यानी तारीख, महीने और वर्ष के फॉर्मेट में हमें डेट लिखना होता है एड्रेसी के नीचे। जैसे 4 फरवरी 2020, यानी 4 फरवरी 2022। तो एग्जाम्पल्स आप क्लियर कर लिए किस तरह से हमें डेट लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो होता है सब्जेक्ट होता है, यानी आप एप्लीकेशन किस विषय वस्तु पर लिख रहे हैं, आपके एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है। तो आपको डेट के बाद सब्जेक्ट दर्शाना होता है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट हम लोग क्यों लिखते हैं?
तो लिखा है राइटिंग द सब्जेक्ट विल क्लियर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, विषय वस्तु लिखने से आवेदन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। मतलब जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो जिसको पत्र मिलता है, जो एड्रेसी होता है, वो क्लियर हो जाता है कि इस बंदे ने किस टॉपिक पे एप्लीकेशन, किस बात के लिए एप्लीकेशन लिखा है। तो ये पर्पस क्लियर कर देता है सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट लिखना आवश्यक होता है। तो जैसे सब्जेक्ट लिख दिए लीव एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तो जैसे ही वो पत्र पाने वाला पत्र पढ़ेगा, देखेगा सब्जेक्ट क्या है, छुट्टी के लिए, तो समझ जाएगा ये छुट्टी के लिए ही लिखा गया है, किसी चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए उसको। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सैल्यूटेशन यानी अभिवादन बोलते हैं इसको। तो सब्जेक्ट के जस्ट नीचे अभिवादन रखते हैं, और अभिवादन जनरली स्टार्ट किया जाता है रेस्पेक्टेड सर या मैडम से। तो हम लोग सैल्यूटेशन कैसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों? रेस्पेक्टेड सर या मैडम से, आदरणीय महाशय या महाशय के रूप में दर्शाते हैं हम लोग। तो ये था चौथा पार्ट किसका? एप्लीकेशन राइटिंग का। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पांचवा पार्ट है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जी हाँ दोस्तों, जब हम सैल्यूटेशन लिख देते हैं, रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिख देते हैं, तो अगला पार्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने इंटेंशन को और टोन को दर्शाते हैं। जी दोस्तों, दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट शोज द टोन एंड इंटेंशन ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे जो परिचय वाला जो पैराग्राफ होता है ना, वो आवेदन के स्वर को दर्शाता है, किस स्वर में लिखा गया, उसको किस टोन में लिखा गया है, और उसका इरादा क्या है लिखने का। तो उसको शुरुआत हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो करेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, या मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। इन सेंटेंसेस से हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। और हिंदी की बात की जाए तो अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप आवेदन पत्र को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका पांचवा जो पार्ट होता है एप्लीकेशन का, वो होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आई होप आपने समझ लिया। देखते हैं अगला पार्ट 6, मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। आवेदन का मुख्य अंग ये होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें हम अपने विचारों को और अनुभवों को शेयर करते हैं। जी दोस्तों, जब मेन पैराग्राफ में आते हैं तो हम लोग उसमें मेन बात रखते हैं जो हमारे मन में चल रही होती है। छुट्टी क्यों चाहिए होता है, क्या वजह है छुट्टी के लिए, अगर हम छुट्टी का एप्लीकेशन लिखते हैं तो अपने जो थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग मेन बॉडी में एप्लीकेशन के। फिर सातवां पार्ट जो होता है वो कंक्लूजन का होता है, निष्कर्ष का होता है। और कंक्लूजन में हम लोग जितने इश्यू हैं, किस इश्यू पे, किस मुद्दे पे हम लिख रहे होते हैं, उस सारे मुद्दे को समरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है कंक्लूजन में। और लास्ट पार्ट जो है, आठवां पार्ट है, वो एप्लीकेशन को क्लोज करना है, क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, आवेदन का समापन कैसे करना है। तो क्लोजिंग द एप्लीकेशन में हम लोग लास्ट में योर्स सिंसियरली या योर्स ओबीडियंटली शब्द का प्रयोग करके एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। मतलब आपका आज्ञाकारी, आपका साभार इत्यादि लिखकर हम लोग एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे एप्लीकेशन के मेन 8 पार्ट, और इसी 8 पार्ट को हम सीरियली लिखकर एक अच्छा एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट एड्रेसी का, दूसरा पार्ट डेट का, तीसरा पार्ट सब्जेक्ट का, चौथा पार्ट सैल्यूटेशन का होता है, पांचवा पार्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का होता है, और छठा पार्ट मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन होता है, सातवां पार्ट कंक्लूजन होता है, और आठवां पार्ट क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसका फॉर्मेट, यानी एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो हम एप्लीकेशन के फॉर्मेट के साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मेट में हम लोग एक नंबर में क्या लिखते हैं? एड्रेसी। तो एड्रेसी लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल सेंट पॉल्स अकेडमी हाजीपुर वैशाली। 2 नंबर में आता है डेट का, और 3 नंबर में आता है सब्जेक्ट, 4 में आता है सैल्यूटेशन, 5 में आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, 6 में आता है मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, 7 में आता है कंक्लूजन, 8 में आता है क्लोजिंग द एप्लीकेशन। ये 8 पार्ट में आपका एक एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, कैसे देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है एप्लीकेशन का, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फ़ी कंसेशन, यानी फ़ी कंसेशन माफ़ के लिए, फ़ी माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। किसके पास? प्रिंसिपल के पास। तो इसमें हम लोग अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे प्रिंसिपल से कि हमारा फ़ी माफ़ हो, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मेट हमें पता है कि आपको एप्लीकेशन के 8 पार्ट्स में लिखने हैं। तो पहला पार्ट एड्रेसी का, तो एड्रेसी का लिख दिया गया है टू द प्रिंसिपल सेंट पॉल्स अकेडमी हाजीपुर वैशाली, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है डेट का, तो डेट क्या है? 5 जुलाई 2007। और थर्ड पार्ट आता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट दे देना है, किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? फ़ी कंसेशन के लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। फिर अगला पार्ट जो है आपका चौथा पार्ट है सैल्यूटेशन का,
तो सैल्यूटेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर या मैडम से संबोधित करते हैं, तो वो लिख दिया गया। और 5वां पार्ट जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसमें बताना है क्या कि आई बेग टू स्टेट दैट माई फादर इज अ पुअर मैन। अब यहाँ पे हमें बताना है, इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस लिए फी करना चाह रहे हैं। तो आपने बताया कि मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी गरीब आदमी हैं। हिज मंथली इनकम इज़ ओनली 3000 रुपीज़। उनकी जो मासिक आय है मात्र 3000 रुपये है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपने बता दिया अपने कंडीशन को सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम लोग देते हैं मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। अब मन में क्या है, कैसे 3000 में हम लोग गुजारा कर रहे हैं, इसको बताना है आगे। तो हम लोग लिखते हैं वी आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली। हम लोग परिवार में 6 सदस्य हैं। माई फादर इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे माई फी। तो ज़्यादा परिवार है हमारे फैमिली में, तो उसका भरण पोषण मुश्किल से होता है, इसलिए हमारे पिताजी उस पोजीशन में नहीं है कि फ़ी दे सकें, फ़ी पे कर सकें। तो अब हम लोग आते हैं कंक्लूजिंग लाइन में, आई रिक्वेस्ट यू। तो कंक्लूड करना है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि मेरे पूरे फ़ी को माफ़ कर दिया जाए, कंसेशन कर दिया जाए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपका इस काइंडनेस वाले एक्ट के लिए क्या रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा। और क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन में हम लोग योर्स ऑबिडेंटली लिखकर नाम लिख देते हैं। दोस्तों ये था फॉर्मेट के हिसाब से एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन का। चलिए अब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो पूछे भी गए हैं और उम्मीद है कि पूछे भी जाएंगे, तो इन एप्लीकेशंस को एक बार देख लेते हैं। तो इस कड़ी में पहला एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर इन अबाउट 100 वर्ड्स आस्किंग हिम फॉर परमिशन टू यूज़ द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। दोस्तों हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखना है लगभग 100 शब्दों में, और उनसे परमिशन लेना है किसके लिए, स्कूल के बाद आप लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्रेसिस है टू द हेडमास्टर RN कॉलेज हाजीपुर वैशाली, ये एड्रेस हो गया। डेट हो गया आपका 4 फरवरी 2022। सब्जेक्ट हो गया रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू यूज़ स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब रिक्वेस्ट करना है परमिशन के लिए कि हम स्कूल आवर्स के बाद स्कूल लाइब्रेरी यूज कर सके, इसके लिए परमिशन चाहिए। चलिए वो सब्जेक्ट मैंने बता दिया। अब सैल्यूटेशन देना है, रेस्पेक्टेड सर एज आई एम असाइंड। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कि एज आई एम असाइंड विद अ प्रोजेक्ट टू नो अबाउट सेवरल लीडर्स हु हैड फाउट फॉर इंडियाज फ्रीडम। जैसा कि मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है जानने के लिए कि अधिकांश नेता जो इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ाई किए उनके बारे में जानना है मुझे, अच्छे ढंग से उन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ऐसा काम हमें असाइन किया गया है। अब आते हैं मेन बॉडी में, एज आई एम इन नीड ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, चूँकि अब मुझे ज़्यादा सूचना की जरूरत पड़ेगी उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, एंड वांट टू रेफर मोर बुक्स, और उसके लिए मुझे ज़्यादा किताबें चाहिए, विच आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, और जो कि अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, कहाँ हैं, लाइब्रेरी में। आई हेयर वाई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू यूज़ द स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अलाउ करें, मुझे अनुमति दें कि स्कूल के बाद मैं स्कूल लाइब्रेरी यूज़ कर सकूँ। चलिए अब कंक्लूडिंग लाइन पे आते हैं हम लोग। प्लीज़ ग्रांट मी द परमिशन, कृपया मुझे दें अनुमति टू यूज़ द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी को यूज करने के लिए। योर डिसीजन विल हेल्प मी अलॉट सर, आपका ये निर्णय मुझे काफ़ी मदद करेगा महाशय, थैंक यू। ये था आपका कंक्लूडिंग लाइन। चलिए अब लास्ट क्लोजिंग कर देते हैं, योर सिंसियरली XYZ, यानी नाम दे देना है यहाँ पे। तो ये था एक एप्लीकेशन जिसके 8 पार्ट में हमने लिखा, और ये था परमिशन किसके लिए, लाइब्रेरी यूज करने के लिए। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन का टॉपिक है। तो इसमें क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज, यानी प्रिंसिपल को लिखना है स्कूल कॉलेज के एक एप्लीकेशन। उसमें रिक्वेस्ट क्या करना है, उसमें भी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करना है कि ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल कॉलेज, आप अपने स्कूल में या कॉलेज में एक कल्चरल इवेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए परमिशन चाहिए प्रिंसिपल का। तो उसके विषय में आपको आवेदन लिखना है। तो चलिए एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं। एड्रेसी, डेट, सब्जेक्ट में हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सेलिब्रेट अ कल्चरल फंक्शन इन द कॉलेज कंपाउंड, यानी कॉलेज कंपाउंड में एक कल्चरल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के संबंध में एप्लीकेशन है। चलिए सैल्यूटेशन हो गया, रिस्पेक्टेड सर। चलते हैं अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ। आई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th beg to draw your kind attention to the fact that we are interested to celebrate a cultural function in our college compound। मैं
ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थ के स्टूडेंट की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस फैक्ट पे, इस तथ्य पे कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं सेलिब्रेट करने के लिए, हम लोग रुचि रखते हैं सेलिब्रेट करने क्या कल्चरल फंक्शन को अपने कॉलेज के कंपाउंड में। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम लोग किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हम सभी इंटरेस्ट रखते हैं किस में, कल्चरल फंक्शन करने में। अब आते हैं बॉडी पर। वी ऑल विल मैनेज दिस फंड कलेक्टिंग ऑन गोइंग फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। क्योंकि दोस्तों कल्चरल प्रोडक्ट करने में कुछ खर्च भी होंगे, तो उसमें हम आगे बता रहे हैं लेटर में, एप्लीकेशन में, कि हम लोग सभी मैनेज कर लेंगे इस फंड को अपने क्लास के स्टूडेंट से, प्रत्येक स्टूडेंट के पास जाकर और कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके हम लोग फंड इकट्ठा कर लेंगे। योर परमिशन इज रिक्वायर्ड, आपका केवल परमिशन की जरूरत है टू सेलिब्रेट आवर कल्चरल फंक्शन, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए विद इन द कॉलेज कंपाउंड के अंदर। तो बस आप केवल परमिशन दे दीजिए, फंड वगैरह की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। चलिए देखते हैं कंक्लूडिंग लाइन में, कंक्लूजन में, वी देयरफॉर प्रे एंड होप दैट, इसलिए हम लोग प्रार्थना और आशा करते हैं कि यू वुड बी काइंड इनफ, कि आप इतने दयालु होंगे कि टू परमिट अस, जो हमें अनुमति दे देंगे, टू सेलिब्रेट अ कल्चरल फंक्शन इन द स्कूल कंपाउंड एंड ओब्लाइज देयर बाय, और आप कल्चरल फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल कंपाउंड में अनुमति दे देंगे, इसके लिए हम लोग आभारी रहेंगे। चलिए दोस्तों, ये था कंक्लूडिंग लाइन। अब क्लोजिंग करते हैं, यू मोस्ट ओबीडियंट पुपिल, और नाम दे देते हैं। तो ये थे 8 पार्ट में एप्लीकेशन राइटिंग। आई होप आप लोगों ने अच्छे ढंग से एप्लीकेशन राइटिंग समझ लिया। बस याद रखना है, किसी भी एप्लीकेशन राइटिंग के 8 पार्ट होते हैं और 8 पार्ट्स के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं। तो ये था आज का वीडियो। हमारे हिसाब से लगा कि आपने अच्छे ढंग से इसको समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको सचमुच अच्छा लगा वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली 12th के लिए ही नहीं बल्कि 10th और 9th क्लास के लिए भी है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को समान रूप से देखें और एप्लीकेशन राइटिंग के स्किल को, एस्से राइटिंग के स्किल को और लेटर राइटिंग के स्किल का कोई क्लास नहीं होता है, आप 9th 10th में भी है तो भी इसको सीख सकते हैं, ये एक आर्ट होता है। थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।